हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अगेन। कंजक्शन के टॉपिक को वाइंड अप करने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी फ्रेश टॉपिक, वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड अ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक, दैट इज प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के हम दो सेक्टर में डिवाइड करके हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक है आपका बेसिक प्रपोजिशन एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड प्रपोजिशन। इन दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करके स्टडी करने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन करेंगे पूरे बेसिक प्रपोजिशन का, पूरे फिक्स्ड प्रपोजिशन का। आज स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रपोजिशन। और सिंस ये टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे बेसिक को। बेसिक में आज मोस्टली जो टॉपिक है उसको कवर कर देंगे, जो रिमेनिंग टॉपिक होगा वो नेक्स्ट डे कवर करेंगे। और प्लस इसके साथ आपके क्वेश्चंस होंगे, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। देन हम फिक्स्ड प्रपोजिशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, है ना। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, विदाउट डिले बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा बेसिक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, पहले वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। यहाँ पर दो नाउन है, एक नाउन आपका कैट है, सेकंड नाउन आपका टेबल है। और दोनों के बीच में जो पोजीशन बताने का काम कर रहा है वो अंडर है। कुछ ऐसे कि आपने कहा टेबल है और यहाँ पर कैट बैठी हुई है ना। तो कैट और टेबल के बीच में जो रिलेशन बताने वाला वर्ड है वो है अंडर, पोजीशन बताने वाला वर्ड है वो है अंडर। अंडर को रिमूव कर दो आप, ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। तो प्रपोजिशन का काम क्या है कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन या पोजीशन बताना। या तो ये रिलेशन को डिफाइन करेगा या फिर ये पोजीशन को डिफाइन करेगा। एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ रिलेशन या पोजीशन को डिफाइन करना। तो आप ऐसे कह सकते हैं इन शॉर्ट कि एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन या पोजीशन बताने का काम प्रपोजिशन का होता है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन यूज करते हो। प्रपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। याद रहे, ये जो वर्ब है ये कभी भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगी। उसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो डिफाइन करेगा वर्ब को, है ना। अब स्टार्ट करते हैं सर। ये पार्ट वन है, लेक्चर फर्स्ट है। और इसके बाद लेक्चर सेकंड बेसिक प्रपोजिशन का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमने कहा ये जो पीओ बना, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, इसके टोटल दो फंक्शन होते हैं, या तो ये एडजेक्टिव बन जाता है या फिर ये एडवर्ब का फंक्शन करता है। आपने कहा प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट फंक्शंस, फंक्शंस एज एडजेक्टिव आर एडवर्ब। ये जो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है ये दो तरीके से काम करेगा, या तो ये एडजेक्टिव होगा सर या फिर एडवर्ब होगा। जैसे लेट सी, ये एग्जांपल, ही वेंट टू आगरा, द गर्ल इन रेड कैप। इन रेड कैप ये पीओ है यहाँ पर, और टू आगरा ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है। और ये वेंट के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब। यहाँ पर जो टू आगरा है वो एडवर्ब है, और ये गर्ल के बारे में डिफाइन कर रहा है, गर्ल इन रेड कैप। गर्ल वर्ड नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव। इसलिए नाउ वी कैन से कि जो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट होते हैं वो एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, है ना। बट ये वाली बात आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद अगर पीओ मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जगह जगह आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि पीओ के अकॉर्डिंग। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब को डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, राहुल विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर कमिंग टुडे। विथ प्रपोजिशन है, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ये पूरा ऑब्जेक्ट है विथ का, ये बन गया पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन गया सर, राहुल। और राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे सर, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। योर करेक्ट स्टेटमेंट विल बी राहुल विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इज कमिंग टूडे। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। राहुल एंड नॉट, लास्ट टर्न पर मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया था कंजक्शन में कि एंड जो है वो एक कंजक्शन है, दिस इज आर कंजक्शन। एंड नॉट जो है
ये आपका प्रपोजिशन है। और जिन भाई बंधुओं ने पार्ट ऑफ स्पीच का शॉर्ट रिवीजन नहीं देखा है, वो जा करके देख सकते हैं। एफआरबी इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे। राहुल एंड नॉट सी, पहली बात तो एंड नॉट लगा है, एंड नॉट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सी की जगह हर आएगा। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। देखो, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रपोजिशन। जैसे ये देखिए, ऑल ऑफ वी नहीं लिख पाओगे, ऑल ऑफ अस करेक्ट होगा। अमंग दे नहीं लिख पाओगे, अमंग देम आएगा। अब फ्रेंड ऑफ मी करेक्ट हो गया, अमंगस्ट अस करेक्ट हो गया, है ना? तो जब भी आप प्रपोजिशन, जैसे यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन लगा है इसलिए अस लगाया, अमंग प्रपोजिशन है इसलिए दम के साथ जा रहे हो, ऑफ प्रपोजिशन है दैट इज वाई मी के साथ जा रहे हैं, अमंगस्ट प्रपोजिशन है दैट इज वाई अस के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हर। अब ये जो एंड नॉट हर है, दिस इज योर पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन गया? राहुल। और राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्प ना हो करके फिर आप अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज करेंगे। आप पढ़ते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, देन हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो सर ये हो गई कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जो है वो या तो एडजेक्टिव बन जाएंगे या एडवर्ब बन जाएंगे। एक प्रॉपर्टी ये है कि वर्ब डज नॉट कम अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, वर्ब का यूज प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे वहां पर भी ये टर्म आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। ये वाला टर्म भी डिस्कस कर लिए, ये वाला नोट पॉइंट, की पॉइंट, यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रपोजिशन। और एक और पॉइंट बनता है कि जब आप कभी भी प्रपोजिशन यूज करें और प्रपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब को प्लेस करना हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में प्लेस करें। आईएनजी मीन्स जीरंड बना देंगे। वर्ब में जब आईएनजी यूज करते हो और वो एज अ नाउन फंक्शन करता है, दिस इज कॉल्ड जीरंड। तो आप नाउ यू कैन से कि प्रपोजिशन के बाद हम जीरंड का यूज करते हैं। इनडायरेक्टली उसको नाउन बना दे रहे हो, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रोनाउन का ही यूज कर पाओगे आप, है ना? तो प्रपोजिशन के बाद हम जो भी वर्ब आएगी उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज वाई कि हमें उसको जीरंड बनाना है। वही कह रहा है, यूज जीरंड आफ्टर प्रपोजिशन। जैसे यहाँ पर फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद गो का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आ जाएगा गोइंग, है ना? जैसे कहा जाए अवर्स टू स्मोकिंग वाली ये स्टेटमेंट है, अवर्स टू स्मोक होगा या फिर अवर्स टू स्मोकिंग होगा, तो आप कहोगे अवर्स टू स्मोकिंग। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ से टोटल सर 4 प्रॉपर्टी आपको समझनी थी कि एक तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट फंक्शन कैसे करता है, दूसरा वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और प्रपोजिशन के बाद जो आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज करोगे वो किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। और वन मोर थिंग कि आप प्रपोजिशन के बाद जीरंड का यूज करेंगे। जीरंड बोले तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का आप यूज करेंगे, है ना? फर्स्ट स्लाइड से सर सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ टू स्लाइड नंबर सेकंड, और यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपका, और इससे भी क्वेश्चन बहुत भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर बेसिक सी बातें हैं, मैं एग्जांपल्स कम डिस्कस करूंगा, है ना? सो दैट पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। प्ले इज इक्वल टू रन अवे होता है, प्ले इज इक्वल टू होता है रन अवे। पहले ये वाले देख लेते हैं। रिजेंबल इज इक्वल टू होता है सिमिलर टू, लुक लाइक। ये जो टू है ये आप रिजेंबल के साथ यूज नहीं कर पाओगे। रिजेंबल का मीनिंग होता है किसी के समान दिखाई पड़ना। हालांकि आपने एक वो पढ़ा होगा डेड रेंजर, याद आ रहा होगा आपको, डेड रेंजर, ये आपने पढ़ा होगा, किसी के समान दिखाई पड़ना, है ना? तो कह रहा है रिजेंबल, रिजेंबल मतलब किसी के समान दिखाई पड़ना, तो इसको बोलते हैं सिमिलर टू, या फिर लुक लाइक, लुक लाइक। लेकिन ये जो लाइक वर्ड है या टू वर्ड है, ये रिजेंबल के साथ यूज नहीं कर पाओगे। तो रिजेंबल के साथ ना तो टू का यूज कर पाएंगे ना लाइक का यूज कर पाएंगे। ऑर्डर इज इक्वल टू आस्क फॉर, सेम वही कहानी, ये फॉर जो है ये ऑर्डर के साथ नहीं लगा पाएंगे, आस्क के साथ फॉर लग जाएगा। यही सेम मीनिंग होता है डिमांड, डिमांड इज इक्वल टू आस्क फॉर, तो वो जो फॉर है वो आस्क के साथ नहीं लगा पाओगे। इन दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों के साथ सेम ही प्रॉब्लम बनती है। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ होता है, आप कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगाओगे बट कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करोगे। कंपोस्ट के साथ भी हालांकि आप ऑफ लगा लेते हो। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर होता है, तो वेट के साथ तो फॉर आएगा बट अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं कर पाएंगे।
वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, कि एक और टर्म बन जाता है। एक तो वेट फॉर होता है, वेट फॉर मीन्स इंतज़ार करना। एक होता है वेट ऑन, फिर इसको याद रखना। वेट ऑन करने का मतलब होता है सर्व करना, टू सर्व, है ना? जैसे आप कहो कि भाई आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आप किसी टेबल पर जाकर के बैठ गए और आप कह रहे हो इस टेबल में कौन वेट ऑन कर रहा है? हू इज़ वेटिंग ऑन दिस टेबल, है ना? तो हू इज़ सर्विंग ऑन दिस टेबल, है ना? आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो। याद रखना वेट ऑन कहीं मिल जाए तो इसका मतलब होता है सेवा करना, है ना? जैसे कहा जाए कि अ, वाइफ द वाइफ इज़ वेटिंग ऑन हर इल हस्बैंड, जैसे क्वेश्चन मिलता है ना तो बच्चे और ज़रूर लगा देते हैं। तो उनका उनका मीनिंग का वो जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बेसिकली कि जो वाइफ़ है वो अपने इल हस्बैंड की सेवा कर रही है ना? यहाँ पर ये नहीं है कि उसके मरने की प्रतीक्षा कर रही है। इन्वेस्टिगेट सोनम टाइप की होगी तो बात एक अलग है। इन्वेस्टिगेट इज़ इक्वल टू होता है इंक्वायर इनटू। ये जो इनटू है ये इंक्वायर के साथ तो लगेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं। एम्फसाइज़ इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ऑन होता है। स्ट्रेस के साथ ऑन लगा लोगे लेकिन एम्फसाइज़ के साथ एम्फसाइज़ के साथ आप ऑन का यूज़ नहीं करोगे। तो होप सो ये सारे टर्म सब में सेम ही कहानी है। फ्ली इज़ इक्वल टू रन अवे। अच्छा ये जो कंप्राइज़ होता है इसका मतलब होता है बी मेड ऑफ, कोई चीज़ किससे मिल कर के बनी हुई है ना? इंटर इज इक्वल टू कम इनटू, इंटर वाला आपको अलग से समझाना पड़ेगा, ये मैं भी आगे समझाता हूँ। वैसे यूजुअली इंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करते हैं। डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज़ नहीं करते हैं। डिस्कस डिस्क्राइब इज इक्वल टू टॉक अबाउट। एक्सप्लेन का भी सेम मीनिंग है भाई, टॉक अबाउट, तो एक्सप्लेन के साथ भी अबाउट या डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट का यूज़ नहीं करेंगे। एक और टर्म आता है लिसन, यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिसन के साथ हम टू का यूज़ करते हैं व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज गिवन। यदि ऑब्जेक्ट है तब तो आप टू के साथ जाएँ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप टू को अवॉइड करें, है ना? दीज़ म्यूज़िक आर वर्थ लिस्टनिंग टू, अब ये गलत हो गया क्योंकि आगे स्टेटमेंट है ही नहीं है। प्लीज़ लिसन टू मी, अब आगे ऑब्जेक्ट मिल रहा है मी, तो आप टू के साथ जाओगे। प्लीज़ लिसन व्हाट योर टीचर सेज, ऑब्जेक्ट मिल रहा है व्हाट योर टीचर सेज, तो आप लिसन के बाद फिर टू को प्लेस करोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। ये इंटर की कहानी आप समझ लेते हैं। इंटर का क्या होता है? इंटर के बाद हम 12वीं करेंगे, है ना? आपने सुना होगा। इंटर के बाद हम क्या करेंगे? 12वीं करेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम को सलाम है ऐसा। चलो वापस आते हैं मेरे भाई। मैं अक्सर बच्चों को एक बात बताता हूँ, है ना? युद्ध, वार और एसएससी की तैयारी दोनों सेम होते हैं। एक जो वार है और एसएससी की जो प्रिपरेशन है, दोनों सेम होते हैं। वेरी ईज़ी टू स्टार्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू एंड, है ना? कुछ जो समझदार होते हैं वो 1 ईयर में भी या 2 ईयर में ही मेहनत करके अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, नहीं तो वो चलता रहता है कंटिन्यूअसली। जैसे वो एक वार एक बार स्टार्ट होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेता, ऐसे प्रिपरेशन रुकने का नाम नहीं लेती। वेरी ईज़ी टू स्टार्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू एंड। इंटर के साथ हम क्या करते हैं सर, इनटू का यूज़ करते हैं। इनटू का यूज़ करते भी हैं, इनटू का यूज़ नहीं भी करते हैं। अगर आगे प्लेस का नेम दिया गया है, तो फिर इनटू नहीं लगाना है। अगर प्लेस नहीं दिया है, एग्रीमेंट दे रहा है और कुछ दे रहा है, तो फिर इनटू का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये स्टेटमेंट देख लीजिए, ही एंटर्ड माय रूम। ये जो माय रूम है, ये प्लेस है। कि भाई ये क्या है? ये प्लेस है। प्लेस है तो इनटू का यूज़ नहीं कर पाओगे आप। और यहाँ पर आपने लिखा है ही एंटर्ड इनटू द द एग्रीमेंट। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2 टर्म आते हैं डिस्पाइट इज़ इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, ये छूट गया था, इसको देख लीजिए। ये जो ऑफ है ये डिस्पाइट के साथ नहीं लगेगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ करोगे। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, कंट्राडिक्शन शो करने के लिए ये प्रपोज़िशन हम यूज़ करते हैं, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ और बिसाइड्स का मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग को छोड़कर। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं और बिसाइड की जगह बिसाइड्स लगा देगा, बिसाइड्स की जगह बिसाइड लगा देगा। और आपसे पूछेगा प्रॉब्लम क्या है? तो याद रखिएगा बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब को छोड़कर होता है ना? एक्सक्लूडिंग का मीनिंग देता है। तो होप सो ये इन्फो आपको समझ में आ गई होगी इस स्लाइड की। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले वाले पे आते हैं। अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं।
दे आर अवेटिंग फॉर द गेस्ट। अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं करते। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मर्डर केस। इनटू का यूज, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं। डिमांडेड फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज, फॉर का यूज नहीं करोगे। और एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर पास है, सर्च है, साइन है, इन्फॉर्म है, अप्राइज है, थैंक है, टेल है, ज्वाइन है, आस्क, डिमांड, अफोर्ड, अटैक, रेसिस्ट, रीच या क्वालिफाई। ये ऐसी वर्ब हैं, इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, है ना? इनके बाद फिर प्रपोजिशन का यूज नहीं करोगे। अगर इनके बाद इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर दीज वर्ब्स, then we cannot use any type of preposition. Avoid these type of preposition. जैसे she has qualified the exam, qualified के साथ आप इनका यूज नहीं करेंगे। तो she has qualified the exam. she should approach to his। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में कुछ ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो प्रपोजिशन से भर भर के आते हैं, पहले उनको क्लियर करा रहा हूँ, फिर बेसिक प्रपोजिशन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे अभी, है ना? तो कुछ बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 2-3 कॉन्सेप्ट बताए, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि पीओ के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, और प्रपोजिशन के बाद जीरेंड का यूज़ करते हो, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हो, एंड वन मोर थिंग, ये वाले पूरे टर्म, है ना? जो अभी आपने डिस्कस किए। तो ये कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, फिर इसके बाद हम बेसिक प्रपोजिशन सब पढ़ने वाले हैं। गेट का यूज़ कहाँ करेंगे, फॉर का कहाँ करेंगे, विद इन कहाँ लगेगा, बियॉन्ड कहाँ पर आएगा, है ना? एंड मोर जितने भी हैं, वो सारे प्रपोजिशन हम डिस्कस करेंगे बारी-बारी से। तो ये सेंटेंस था, शी हैज़ क्वालिफाइड इन द एग्ज़ाम। शी हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। शी शुड अप्रोच हिज मिस्टर्स। मिस्टर्स नहीं होगा, मिनिस्टर्स होना चाहिए था यहाँ पर। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मिनिस्टर्स, है ना? अप्रोच के साथ टू का यूज़ नहीं करोगे। तो ये वर्ब आपको याद रखनी है। और वैसे भी जब वर्ब का अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रपोजिशन। यहाँ पर प्रपोजिशन की नीड नहीं है। क्वालीफाई कर लिया, क्या क्वालीफाई किया? द एग्ज़ाम, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्वालीफाई का देखो, ऑब्जेक्ट 2 चीज़ों के होते हैं, एक तो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, सेकेंडली वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट गिवन है तो बीच में प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन उसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। ही मेट मी ऑन लास्ट संडे। और ये आपने पीछे पढ़ा है, एडवर्ब वाले टॉपिक पे मैंने आपको समझाया था कि सर आपको क्या करना है, ये वाली बात समझनी रहेगी कि जब भी कोई एडवर्ब होता है, उससे पहले प्रपोजिशन का यूज़ हम नहीं कर पाते। जस्ट लाइक दिस, देखो, जैसे आपने कहा कि सर विथ केयरफुली, मान लो मैंने ऐसे किया, विथ केयरफुली। अब ये टर्म इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि केयरफुली जो है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं आता, या इनडायरेक्टली हम कहें तो प्रपोजिशन किसी एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करने वाला। तो ऐसे इसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट आपका बनता है कि जब आप एडवर्ब टाइम के रूप में डिफाइन करते हो, और टाइम के रूप में एडवर्ब कैसे डिफाइन करोगे, ये वाली बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ पर टाइम लिखा और टाइम के पहले ये वर्ड लगा दिए। जैसे आपने कहा लास्ट है, जैसे आपने कहा नेक्स्ट है, जैसे आपने कहा ईच है, या फिर एवरी है, ये वाले टर्म आपने यूज़ कर लिए। ये पूरा एडवर्ब बन गया। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा एडवर्ब बन गया। एडवर्ब ऑफ टाइम बना, और इसके पहले प्रपोजिशन का यूज़ हम नहीं कर पाएँगे। जैसे ये लिख रहा है ऑन लास्ट संडे, ये इनकरेक्ट हो गया। हालाँकि यहाँ पर अगर ऐसे दिया होता, केवल संडे गिवन होता, संडे गिवन होता है, तो ऑन संडे सही है, चूँकि संडे वर्ड नाउन है। नाउन के पहले प्रपोजिशन आ जाता है, लेकिन जब आप लास्ट संडे लिखते हो तो ये एडवर्ब बन जाता है। इट बिकम्स एडवर्ब, एंड बिफोर एडवर्ब वी कैन नॉट यूज़ एनी टाइप ऑफ प्रपोजिशन। तो फिर हम ऑन का यूज़ नहीं कर पाएँगे। इन नेक्स्ट मंथ, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑन एवरी, ऑन या इन एवरी ईयर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये टर्म ध्यान रखना, और इससे भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा-सा स्लो पेस में पढ़ा रहा हूँ, सो दैट बहुत इन्फॉर्मेटिव, जगह-जगह वो जो प्रॉब्लम्स ना आएँ कि आपको यहाँ समझ नहीं आया, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा आराम से लेकर के चल रहा हूँ। अब देखो वापस आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सर
ये जो एट है, इन है, ऑन है, इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है? वो वाली बात हम समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए पहले एक छोटा-सा टर्म मैं आपको बता देता हूँ, देखो। यहाँ पर एट है, यहाँ पर इन है और यहाँ पर ऑन है, ठीक है? आपने बचपन से ये पढ़ा होगा कि सर जहाँ पर फिक्स्ड टाइम आ जाएगा, एट के बारे में वैसे भी याद रखिए, जहाँ पर चीज़ें फिक्स्ड हो जाएँ, वहाँ पर एट आ जाता है। इनका यूज़ करते हो मंथ और ईयर के साथ, मंथ एंड ईयर के साथ। ऑन का यूज़ करते हो आप डे और डेट के साथ। ये तो बहुत ईज़ी पॉइंट हो गया, है ना? ये तो हमने पढ़ा ही है। लेकिन इसको मैं शॉर्ट करके और अच्छे से समराइज़ करके बताता हूँ आपको सो दैट लर्निंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कहा कोई चीज़ 24 आवर की है, ना उससे लेस है, ये बहुत माइंड ब्लोइंग टेक्निक है, जो आपको एट एंड ऑन को डायग्नोज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगी। मैंने कहा कोई चीज़ केवल 24 आवर की है, उसके साथ आप ऑन लगाओ। आप यूजुअली देखो एक डे 24 आवर का होता है, एक डेट 24 आवर की होती है ना? और आपने कहा या तो 24 आवर से लेस है या फिर मोर है। जैसे आपने कहा 1 मंथ है, 1 ईयर है, ये यूजुअली 24 आवर से ज़्यादा ही होंगे ना? तो दैट इज़ व्हाई हम क्या करेंगे यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। एट वाले में क्या होता है सर? एट को समझना है। एट वाले में 0 आवर होता है। 0 आवर का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मान लिया 6 ओ क्लॉक, अब इसमें टोटल कितने आवर हैं तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे 0 आवर। आपने कहा 6:30 पीएम, मैंने कहा इसमें कितने आवर हैं तो आप नहीं डिफाइन कर पाओगे, तो इसको बोलते हैं 0 आवर। होप सो यहाँ से आपको बहुत बड़ी कहानी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा एक और टर्म बनता है जहाँ पर हम डे टाइम की बात करते हैं। ये तो आप डिफाइन कर लोगे। यूजुअली जितने फेस्टिवल होते हैं वो लगभग 1 डे के होते हैं। जैसे बर्थडे की बात कर रहे हो तो भी ऑन लगाओगे। आप दिवाली की बात कर रहे हो, होली की बात कर रहे हो, है ना? तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑन का यूज़ करोगे। यूजुअली जो फेस्टिवल होते हैं उनके साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं। नॉर्मली वो 1 डे के होते हैं। अब आप वो बात अलग है कि आप छोटी दिवाली अलग मनाएँ, बड़ी दिवाली अलग मनाएँ, है ना? बात अलग है। आप होली 4 दिन मनाएँ तो बात एक अलग बात है। यूजुअली जो फेस्टिवल होते हैं वो 1 डे के होते हैं। हाँ, इसमें जैसे नवरात्र हैं, रमज़ान है, इनमें इनके साथ जो कई डेज़ तक चलता है, तो फिर वहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं सर डे टाइम को डिफाइन करते हैं। एक डे टाइम को कितने ये एट एंड ऑन जो है ना, ये सबसे पहले एट एंड ऑन को ही हम पूरा समराइज़ करने वाले हैं। पहले मैं एट एंड ऑन के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक तो ये पॉइंट आपने समझ लिया, दूसरा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है डे टाइम। डे टाइम को कितने टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो? डे टाइम को आप डिवाइड कर सकते हो कैसे? सबसे पहले आप डॉन की बात करोगे, ये वो वाला डॉन नहीं है, जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूँढ रही है। ये डॉन है भोर का समय, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, इस समय सनराइज़ नहीं हुआ है बट प्रकाश हो गया है, उसको बोलते हैं डॉन, भोर, भोर का समय। जैसे आपसे कहा जाता है ना कि आपको भोर में जगना चाहिए, भोर में उठना चाहिए। वो इस वजह से नहीं कहा जाता कि मतलब आप बेसिकली बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लें या वो चलिए वो तो सेकंड पर्सपेक्टिव है एक्चुअली इसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है ना? आप 12 बजे तक कुंभकर्ण की तरीके नींद लेंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ, है ना? तो ये कहना चाह रहा है वही डॉन, डॉन का मतलब भोर का समय। तो डॉन है, इसके बाद हमने कहा सनराइज़ है, सनराइज़ हुआ फिर देन मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद नून, नून के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद सनसेट, सनसेट पहले लिख सकते हो, सनसेट। इसके बाद आपने कहा डस्क, डस्क होता है संध्या काल के बाद का समय, आई मीन गोधिल बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। समय सूर्यास्त हो गया लेकिन अभी नाइट नहीं हुई है, तो डस्क बोलते हैं। इसके बाद आपके 2 टर्म बनते हैं, एक बनता है आपका मिडनाइट, मिडनाइट एंड वन मोर दैट इज़ नाइट, दैट इज़ नाइट। अब ये जो टर्म है इनके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो, मैंने कहा डॉन के साथ
एट का यूज करेंगे। डॉन के साथ जो भी एडजेक्ट पॉइंट है उनके साथ एट, जैसे डॉन के साथ एट, सनराइज के साथ एट, है ना? अब नून के साथ एट, सनसेट के साथ एट, डस्क के साथ एट, इसके बाद मिडनाइट के साथ एट। बाकी को आप समझते हैं देखो, बाकी जो बचे जैसे मॉर्निंग है इन आ जाएगा, आफ्टरनून है इन आ जाएगा, इवनिंग है इन आ जाएगा एंड वन मोर थिंग जब आप इन लगाओगे आर्टिकल द भी आएगा। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है? अब एक और रिमेनिंग है दैट इज़ नाइट। नाइट वाला केस थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नाइट में दोनों पॉसिबल है, एट और इन। देखो एक चीज़ और समझना, मिडनाइट रात्रि 12 बजे को बोलते हैं, एग्ज़ैक्ट रात्रि के जो 12 बजे है उसको मिडनाइट बोलते हैं। तो इस एक्यूरेट है इसलिए एट आपने डिफाइन किया। ऐसे नून एग्ज़ैक्ट जो 12 बजे का टाइम है दिन में उसको आप क्या कहते हो? नून। तो दैट इज़ व्हाई उसके साथ एट। नाइट वाले केस में एट और इन दोनों को डिफाइन करते हैं, है ना? एट नाइट और इन नाइट। इन द नाइट लिखोगे फिर ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। एट आता है जर्नल केस में, इन आता है स्पेसिफाइड। जब आप किसी नाइट को स्पेसिफाइड कर देते हो, तो फिर वहाँ पर इन आ जाता है, अदरवाइज़ एट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अब इस बात को समझाता हूँ आपको। मैंने कहा कोई एक्शन जो हर रात हो रहा है, जर्नल हो गया। कोई एक्शन जो स्पेसिफिक नाइट पे है, तो आपने कहा वहाँ पर इन आ जाएगा। जैसे मैंने कहा किसी रात किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, अब ये स्पेसिफाइड है। मैंने कहा तारे रात में चमकते हैं, ये जर्नल हो गया, हर रात चमकते हैं भाई, है ना? तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, तो होप सो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, एट कहाँ लगाना है, इन कहाँ। जब ये मैं पॉइंट डिफाइन करता हूँ, तो बच्चे एक अलग ज़ोन में पहुँच जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने के बाद हमारी जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद, है ना, हमारी बलि चढ़ाई जाएगी। बलि चढ़ाए जाने के बाद वो स्पेसिफिक नाइट। चलिए पार्ट ऑफ जोक, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर बात करते हैं द इवनिंग, तो क्या करोगे? इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, है ना? इन द आफ्टरनून, एट डॉन, एट डस्क, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट सनसेट। अच्छा प्रेजेंट वाला ये समझाता हूँ मैं आपको। प्रेजेंट के साथ एट आ जाता है, लेकिन फ्यूचर और पास्ट के साथ इन आता है। एट प्रेजेंट लिखोगे, इन फ्यूचर लिखोगे, इन पास्ट लिखोगे। एट 11:30 पीएम एक्यूरेट टाइम है, एट 1 ओ क्लॉक, एट 8 ओ क्लॉक, एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर टाइम, एट लंच टाइम, इन तीनों के साथ आप एट लगा। तो जैसे ये वाला नाइट वाला मैंने समझाया था, यहाँ पर आप देख लो मैनी बर्ड्स आर एक्टिव नाइट। ज़्यादातर जो पक्षी हैं वो नाइट में एक्टिव होते हैं, एट नाइट आप यूज करोगे, है ना? तो मैनी बर्ड्स आर एक्टिव एट नाइट। पॉइंट समझ में आ गया होगा। कह रहा ही वॉज मर्डर्ड इन द नाइट या इन दैट नाइट, आप दैट कर लो यहाँ पे, दैट भी कर सकते हो, दा भी कर सकते हो, बेसिकली डिटर्मिनर यहाँ पर गिवन होगा। तो सो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ पर जो आपने छोड़ा था देखो, इन 1994, इन अ डिकेड, डिकेड होता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर, इन अ सेंचुरी, इन पास्ट, इन फ्यूचर, इन हिस्ट्री, इन गांधीयन युग, गांधीज पीरियड या गांधीयन युग, तो इनके सभी के साथ आप क्या यूज करो? इन। तो होप सो ये वाला टर्म भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एट कहाँ-कहाँ पर यूज करते हो आप? देखो एट यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए, ये तो आपने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे एट का यूज फिक्स्ड प्लेस के लिए भी करते हो। ये वाली बात मैं आगे अभी प्लेस वाले पे आपको समझाने वाला हूँ कि एट का यूज फिक्स्ड प्लेस के लिए भी करते हैं। एट एज बताने के लिए यूज करते हो। जैसे आप कहते हो एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 18। जैसे आप कहते हो कि उसको सफलता मिली, है ना? उसको सफलता मिली, उसको 20 साल की एज में सफलता मिली। ही गॉट सक्सेस एट द एज ऑफ 20, जैसे ये है एट द एज ऑफ 12, है ना? आप रेट बताने की बात करते हो, रेट, जैसे आपने कहा एट 20 रुपी पर केजी। आप स्पीड बताने के लिए भी एट का यूज़ करते हो। आपने कहा एट 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो अर्ली एज, तो इन द अर्ली एज फिर इन लगेगा। एक्यूरेट डेट बता रहे हो, 12 है, 15 है, 18 है, तो फिर वहाँ पर एट एप्रोप्रिएट होगा। एम के साथ भी एट का यूज़ करते हो,
स्टेयर के साथ एट का यूज़ करते हो। ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोज़िशन वाले हैं, हालाँकि डिस्कस करेंगे वहाँ पर। कुछ टर्म यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लॉफ है, मॉक है, जीयर, स्कॉफ, मज़ाक उड़ाना होता है, इनके साथ एट का यूज़ करते हो, है ना? लॉफ, मॉक, जीयर, स्कॉफ इनका मतलब होता है किसी का मज़ाक उड़ाना, इनके साथ प्रीपोज़िशन। स्माइल के साथ एट का भी यूज़ करते हैं, ऑन का भी यूज़ करते हैं। स्माइल एट मतलब लॉफ होता है और स्माइल ऑन मतलब फ़ेवर होता है, ये वाला टर्म, स्माइल ऑन फ़ेवर। फाइनली लक स्माइल्स ऑन हिम, अंततः जो लक है वो उस पर मुस्कुराया, उसको फ़ेवर किया उसने, है ना? ये कहना चाह रहा है। तो लक ने उसका फ़ेवर किया। एट के यूसेस होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। फिक्स टाइम आपने कहा, ऐज का, रेट का, स्पीड का, है ना? बाकी ये फिक्स्ड प्रीपोज़िशन में भी आप डिस्कस करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक ये टर्म आता है एट टाइम, इन टाइम और ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर। जैसे हमें स्कूल पहुँचना चाहिए कैसे? समय पर, है ना? हमें स्कूल समय पर पहुँचना चाहिए। इन टाइम का मतलब समय के अंदर। जैसे कहा जाए समय रहते हमें अपने टैक्सेस पे कर देने चाहिए। समय रहते हमें अपनी फीस पे कर देने चाहिए। तो अगर जो टाइम गिवन है उस गिवन टाइम के विद इन टाइम मतलब उससे पहले-पहले आप कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इन टाइम, उसको इन टाइम बोलते हैं। ऑन टाइम मतलब समय पर, ये वाली बात समझ में आ गई। एट टाइम का मतलब एक्यूरेट टाइम, बिल्कुल टू द पॉइंट टाइम। जैसे दिन में 12 बजे है, एग्ज़ैक्ट 12 बजे की आप बात करो, है ना? तो वहाँ पर यूज़ करोगे एट टाइम, ये तीनों में डिफरेंसेस हैं। जैसे एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर है, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम या इन टाइम। तो इन टाइम हमें समय रहते हमें अपने टैक्सेस पे कर देने चाहिए। होप सो पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अभी मैंने कहा ये जो एट एंड ऑन है, ये जो प्रपोजिशन है तीनों, इनका यूज़ करते हैं हम 2 केसेस में। किन 2 केसेस में करते हैं? एक तो ये टाइम को डिफाइन करता है, सेकंडली ये प्लेस को डिफाइन करता है। टाइम और प्लेस 2 चीज़ों को डिफाइन करता है, ठीक है? अब हमने टाइम के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब सर प्लेस के बारे में। कह रहा है ये लिख रहा है कल्याणपुर, कानपुर, कानपुर, कल्याणपुर, कानपुर, कल्याणपुर, कानपुर, यूपी, कल्याणपुर, कानपुर, यूपी, इंडिया। अब यूजुअली आपने पढ़ा है कि एट जो है वो स्मॉल प्लेस के साथ आता है। इन जो है वो बिग प्लेसेस के साथ आता है। ये वाली बात आप पढ़ते हो, ना? तो एट कल्याणपुर, इन कानपुर, एट कल्याणपुर, इन कानपुर। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो गई। कल्याणपुर, कानपुर, यूपी। आप ऐसे लिखो एट कल्याणपुर, इन कानपुर, इन यूपी। फिर आपने कहा एट कल्याणपुर, इन कानपुर, इन यूपी, इन इंडिया। इस केस में देखो जैसे 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो फिर यूजुअली पहले वाले के साथ एट, बाकी के साथ इनका यूज़ कर लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि एट बताता है टू द फिक्स्ड पॉइंट, बिल्कुल फिक्स्ड या एडजेक्ट प्लेस। एडजेक्ट प्लेस जैसे मैं एक बात समझाता हूँ आपको कि मैंने कहा ये मान लिया आपका आलीशान बंगला है। फिर आप बंगलो में रहेंगे, फिर आप नॉर्मल मकान में कहाँ रहेंगे? फिर आप बंगलो में रहेंगे और बंगलो में हैं, ये आपका मान लो बंगलो है, ठीक है? एक्सट्रीमली सॉरी मैं बना नहीं पाया, अच्छा आपका बंगलो है। अब यहाँ पर है क्या कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप डिफाइन कर लोगे कि यहाँ पर ऑन आएगा, यहाँ पर बात करोगे तो इन आ जाएगा, है ना? ऑन और इन दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाली बात क्लियर हो गई, यहाँ पर ऑन, यहाँ पर इन। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, एग्ज़ैक्ट आप पोज़ीशन बता रहे हो कि भाई डोर पर खड़ा है, ये एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन है। अब इसके लिए क्या यूज़ करोगे? एट। कोई मान लिया आपका सुदामा टाइप का मित्र है, आपसे मिलने आया, डोर पर खड़ा है,
तो आप कहोगे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ये एडजेक्ट प्लेस वाली, ये एक्यूरेट प्लेस बता रहे हो बिल्कुल। आपने कहा घर के अंदर है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ। लेकिन यहाँ एक्यूरेट बता रहे हो बिल्कुल, एडजेक्ट बता रहे हो कि डोर पर है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति रेस्ट क्लासरूम में है। मान लो कोई व्यक्ति क्लासरूम में है, आपने कहा इन आ गया। लेकिन मैंने कहा क्लासरूम में एडजेक्ट इस डेस्क पर बैठा हुआ है, ये इस डेस्क पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। डिफाइन कर पाओगे आप आसानी से, है ना? तो जैसे ये आपने कहा द होल फैमिली वॉज एट द टेबल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना? जैसे ये है वी वेटेड फॉर हर, अच्छा ये वाले तो अभी मैं डिफाइन करता हूँ आपके लिए। ही वांटेड टू बी एट द टॉप, वो हमेशा से टॉप में रहना चाहता था, है ना? और यहाँ पर एट आ जाएगा, बाकी इसको मैं अभी बताता हूँ। वी वेटेड फॉर हर एट द एयरपोर्ट, ठीक है? अब ज़रा समझना इस बात को, देखो होता क्या है कि कुछ एडजेक्ट प्लेसेस होते हैं जिनके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है? वैसे यहाँ पर रेलवे कर लो, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द एंड ऑफ द लेन, एट द एंड ऑफ द रोड। ये कुछ टर्म हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं? एट का यूज़ करते हैं, है ना? एट होम, एट वर्क, एट स्कूल। हालाँकि स्कूल वाले केस में दोनों बन जाएँगे, एट स्कूल, इन स्कूल, एट द टॉप। अब ये एट स्कूल, इन स्कूल को थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर आप कह रहे हो इन स्कूल का मतलब स्कूल के जो पेरीफेरी है, प्रीमाइसेस है उसके अंदर, ये हो गया इन स्कूल, है ना? अब आप कह रहे हो कि एट स्कूल का मतलब कि अभी उनकी स्कूलिंग चल रही है, दोनों में अंतर है। इन स्कूल अगर आप बोल रहे हो, उसका मतलब है कि स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर। लेकिन अगर आप एट स्कूल बोल रहे हो तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यू आर सेइंग कि अभी उनकी स्कूलिंग चल रही है ना? इसका मतलब ये एट स्कूल का मतलब ये नहीं है कि स्कूल के अंदर है, इनसाइड द स्कूल है ना? ये वाली बात समझना। जैसे इनका बेसिक जो मीनिंग होता है, अभी मैं उसको भी समझाता हूँ। ही बॉट द राइस एट 20 रुपीज़ अ केजी। दिस बस रन्स या द बस रन्स एट 40 किलोमीटर एन आवर। सर सारे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ से? अब ये हाँ, कुछ टर्म और हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए। देखो, होता क्या है, पहले हम रीच के बारे में बात करते हैं या उससे पहले विजिट के बारे में बात कर लेते हैं। विजिट अगर वर्ब है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। विजिट अगर नाउन है, तो ये अपने साथ प्रपोजिशन टू को कैरी करेगा। जैसे मैंने कहा ही विजिटेड मथुरा। अब विजिटेड यहाँ वर्ब है तो इसका मतलब इसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाना। लेकिन मैंने कहा हिज विजिट टू मथुरा, ये देखो ज़रा। अब विजिट नाउन हो गया, क्यों नाउन हो गया? क्योंकि इसके पहले आपने डिटरमिनर लगा रखा है ये। हर क्या है? डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन का यूज़ करते हो, तो ये बनेगा हर विजिट टू मथुरा। होप सो ये विजिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। विजिट वाले कॉन्सेप्ट में क्या समझा? क्या समझ आया? कि सर विजिट 2 तरीके से काम करेगा, विजिट वर्ब हो सकती है, विजिट नाउन हो सकता है। वर्ब होगी तो ये अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन को कैरी नहीं करेगी। विजिट अगर नाउन है तो इसके साथ फिर आप टू का यूज़ करेंगे। जैसे हिज विजिट टू मथुरा, लेकिन ही विजिटेड मथुरा डायरेक्ट लिख रहे हो आप। अच्छा, एक और पॉइंट आ गया ये विजिट। रीच वाले में रीच के साथ डायरेक्ट प्लेस लिखते हो विदाउट प्रपोजिशन, ना? तो रीच वाले में आपको वो नहीं लगाना है, प्रपोजिशन नहीं लगाना है। ये वाली बात आप ध्यान रखना। डायरेक्ट आ जाएगा। गो या कम, टू फ्रॉम प्लेस। अच्छा, गो या कम के साथ तो यूजुअली टू, अगर डेस्टिनेशन की बात करोगे तो टू आएगा, और फ्रॉम डेस्टिनेशन से आने की तो फ्रॉम आ जाएगा। ये तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट होम को ध्यान रखना कि होम वर्ड नाउन भी हो सकता है, होम वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है। होम के पहले डिटरमिनर है तो नाउन है, जैसे ये लिखा है माई होम। ये क्या बन गया? ये आपका बेसिकली होम यहाँ पर नाउन हो गया, सिंस इसके पहले डिटरमिनर है ना? जैसे अगर मैं कहूँ ही वेंट होम, तो फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ही वेंट टू होम, ये होम वर्ड यहाँ पर एडवर्ब है। ही वेंट होम, ये तो सही है, लेकिन ही वेंट टू होम ये इनकरेक्ट होगा। ही वेंट टू हिज होम, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा, है ना? तो ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ, ये वाले टर्म आपके क्लियर हो गए। नाउ मूव टू अनदर वन। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको समझनी, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया है, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक पॉइंट मिस हो गया है
दैट विल बी, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर फिलहाल शायद क्वेश्चंस नहीं है उसके, हाँ, ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट आपका मिस है, उसको थोड़ा-सा मैं एक्सटर्नल स्लाइड लेकर के आपको समझाता हूँ। दैट विल बी ऑन एंड इन, ऑन और इन का यूज़ कैसे-कैसे करते हो, ठीक है? ये वाली बात समझना। देखो, ऑन के बेसिक यूज़ तो आपको पता है, तो थोड़े से अच्छे यूज़ है उनके बारे में बात करेंगे। ऑन क्या है एंड इन क्या है? इन क्या है? देखो, ऑन के बारे में जब आप बात करोगे, ये आपको फिगर कुछ ऐसे मिलना चाहिए, देखना समझना इस बात को। मैंने कहा एक सरफेस एरिया ये है और इस सरफेस एरिया के ऊपर कोई चीज़ है ये। अच्छा, ऊपर वाले का सरफेस एरिया जो है वो कम है, नीचे वाले का ज़्यादा है, दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो ये ऑन का फिगर है। तो चीज़ कैसी होनी चाहिए? अपर होनी चाहिए, ऊपर वाले का सरफेस एरिया कम, नीचे वाले का ज़्यादा, अपर एंड कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ये चीज़। अब ये ऐसे नहीं करोगे कि मान लो आपने ये बनाया, आपने दूसरा स्मॉल तो बनाया लेकिन गैप दे दिया, तो फिर ये ऑन का फिगर नहीं है। तो अपर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। इन वाले में सिंपली है, इनक्लोज़ सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनक्लोज़ सरफेस के अंदर, इनक्लोज़ सरफेस के अंदर, वो इनका फिगर हो जाएगा, ऑन और इन। जैसे ये आपने कहा पेरी-फेरी है इसके अंदर, अब इसको कई तरीके से यूज़ करते हैं, समझना। जैसे मैंने कहा कि मान लिया आपने कहा पार्क के अंदर एक मैंगो ट्री है, आपने कहा इन आएगा। आपने कहा मेरे घर में एक थीफ है, चोर है, इन आएगा, सही है? अब इसको कैसे यूज़ करते हो वो समझना। हमारे गाँव में इन आ जाएगा, हमारी कंट्री में इन आ जाएगा, हमारी कंट्री में बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इन आ जाएगा, है ना? तो ऐसे यूज़ कर पाओगे आप। इनक्लोज़ सरफेस के इनसाइड कोई चीज़ है, तो फिर वो इनका फिगर है। एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा ये नोटिस बोर्ड है, समझना इस बात को। मैंने कहा नोटिस बोर्ड में नोटिस लगी हुई है, यहाँ पर नोटिस लगी हुई है। क्या लगाओगे बताओ? प्रपोज़िशन क्या लगाओगे? देयर इज़ अ नोटिस बोर्ड, देयर इज़ अ नोटिस, फिल इन द ब्लैंक नोटिस बोर्ड। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑन, सिंपल सी बात है। मैंने कहा प्लीज़ साइन, देखो थोड़े-से अलग टाइप के यूसेज हैं। प्लीज़ साइन, फिल इन द ब्लैंक द डॉटेड लाइन, द डॉटेड लाइन। आप क्या यूज़ करेंगे? सर यहाँ पर भी ऑन आ जाएगा। प्लीज़ साइन ऑन द डॉटेड लाइन। मैंने कहा एक बटरफ्लाई है, अ बटरफ्लाई, ये स्टेटमेंट है, अ बटरफ्लाई इज़ सिटिंग, अ बटरफ्लाई इज़ सिटिंग द डोर। सर यहाँ पर क्या फ़िल करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा ऑन द डोर, सेम वही कहानी। ये डोर है, ये बटरफ्लाई है, डोर का सरफेस एरिया ज़्यादा, बटरफ्लाई कम, दोनों कॉन्टैक्ट में, प्रपोज़िशन क्या आ जाएगा? ऑन। तो ये ऑन के यूसेज हैं, इनको ध्यान रखना। टर्म ऐसे बनना चाहिए, इनक्लोज़ सरफेस वाला आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं वापस सर। ये क्लियर हो गया था, नाउ मूव टू ये, अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ये टर्म है, देखो क्या होता है कई बार हम एंड लगाते हैं। एंड के पहले एक वर्ब है और एंड के बाद एक वर्ब है। दोनों को सेम टाइप के प्रपोज़िशन चाहिए, है ना? तो फिर हम एक ही बार मेंशन करें। मान लो इस वर्ब को टू चाहिए और इस वर्ब को टू चाहिए, तो आप केवल एक बार मेंशन करें। लेकिन अगर मान लो दोनों को अलग-अलग चाहिए, मान लीजिए ये वर्ब है, एंड आपने डिफाइन किया, यहाँ पर वर्ब है और दोनों को अलग-अलग, मान लिया इसको टू चाहिए, इसको फ्रॉम चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसके साथ फ्रॉम लगाओगे, इसके साथ टू लगाओगे। क्लियर हो गई बात? जैसे ये देखो, एम्फीबियंस जो हैं कैन लिव ऑन लैंड, लैंड के साथ तो ऑन लगाओगे, बट वाटर के साथ तो आपको इन लगाना पड़ेगा। ये बनेगा एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। इज प्रोफिशिएंट एंड कीन टू, कीन के साथ तो टू आएगा लेकिन प्रोफिशिएंट के साथ टू का यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज प्रोफिशिएंट के साथ इनका यूज कर। सी इज, ही इज प्रोफिशिएंट इन एंड कीन टू म्यूजिक। अब क्या होता है कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ से अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो कई बार होता है क्या है, हम स्टेटमेंट लिखते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, बाद में हम प्रपोज़िशन स्किप कर देते हैं, जो कि मैंडेटरी होना चाहिए।
देखो जैसे आपने कहा ही बॉट अ हाउस टू लिव इन, यहाँ इन मिसिंग है। ही हैज़ नो चेयर टू सिट ऑन या सिट इन जो भी लगाना चाहो। वी हैव नथिंग वरी अबाउट, नो एरोप्लेन इज़ सेफ टू ट्रैवल बाय। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं एक-एक चीज़ समझाता हूँ आपको इसमें बारी-बारी से। देखो समझना, ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है? इसमें टू व्हीलर होता है, प्राइवेट व्हीकल और पब्लिक व्हीकल। पहले समझ लेना ये है क्या? टू व्हीलर आप जानते हो, स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है ना? प्राइवेट व्हीकल जीप है, ऑटो है, टैक्सी है, कार है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है। ये पब्लिक व्हीकल हो गए। यूजुअली पब्लिक व्हीकल वो जिनको हम हायर ना कर सकें, जिनको हम हायर ना कर सकें। प्राइवेट व्हीकल जिनको हम हायर कर सकते हैं। ठीक है? सिंपल सा पॉइंट है। अब इनको मैं समझाता हूँ देखो, होता क्या है कि अगर आप इनके साथ कोई भी आर्टिकल ना लगाएँ, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर लिखा बाइक, बाइक, कार, बस, विदाउट आर्टिकल विदाउट डिटरमिनर, तो हम इनके साथ बाय का यूज़ करेंगे। बाय बाइक, बाय कार, बाय बस। लेकिन जब आप आर्टिकल यूज़ कर लेते हो या कोई डिटरमिनर लगा लेते हो, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो ये अगर आपने टू व्हीलर के साथ आर्टिकल लगा रखा है तो फिर ऑन आ जाएगा, ऑन। ऑन अ स्कूटर, ऑन अ स्कूटी, ऑन अ बाइक। सेम वही कहानी प्राइवेट व्हीकल में। अगर आपने आर्टिकल लगा रखा है तो फिर आप इनके साथ जाओगे। इन अ जीप, इन एन ऑटो, इन अ टैक्सी, इन अ कार। अब पब्लिक व्हीकल में सेम वही कहानी, देखिए आर्टिकल लगा है। आर्टिकल नहीं लगा है तो फिर बाई, और आर्टिकल लगा है तो फिर या तो ऑन आएगा या तो इन आएगा। और टू व्हीलर और पब्लिक में ऑन आएगा, प्राइवेट वाले में इन आएगा। एक और टर्म इसको मैं समझाता हूँ आपको। और एक और यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑन फुट, पैदल चलने के लिए ऑन फुट आता है, बाई फुट नहीं आता। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि पैदल चलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन फुट, ना कि बाई फुट, है ना? बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट में। मैंने कहा इसको कैसे लर्न करें? चलो ये वाला तो समझ आ रहा है कि बाइक पर बैठोगे, स्कूटर पर बैठोगे, स्कूटी पे बैठोगे, है ना? तो ऑन आ जाएगा। इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे कोई कोई मान लिया कार है, यूजुअली मान लिया कोई कार है। अब कार में क्या है कि आप मूव नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हो सर? हम दाएँ-बाएँ तो मूव कर सकते हैं। अरे वो मूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मूव करने का मतलब चलने-फिरने से। अच्छा लेकिन कोई बस है, मान लिया कोई बस है, कोई ट्रेन है, तो बीच में पैसेज होता है। आप यहाँ पर मूव कर सकते हो। तो जिनमें मूव कर सकते हो उनके साथ और, जिनमें मूव नहीं कर सकते उनके साथ एक। पॉइंट क्लियर हो गया सर? अब ये क्वेश्चन्स आप फिल कर पाओगे। ही वेंट देयर बाय कार, ही वेंट देयर इन अ कार, ही वेंट देयर ऑन फुट। सर सभी पॉइंट क्लियर हो गए? अब चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रपोज़िशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट विल बी प्रपोज़िशन है हमारा कौन-सा, इनटू एंड ऑनटू। देखो प्रपोज़िशन कौन-सा है, इनटू और ऑनटू। ये 2 चीज़ों से बना है, इन और टू, ऑन एंड टू। पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है, समझना। मैंने कहा कि कोई चीज़, मान लो ये कोई हाउस है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, पहले आउटसाइड है, जैसे रूम में एंटर करेगा इनसाइड हो जाएगा। तो कोई चीज़ जो आउटसाइड से इनसाइड चली जाए, वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। कहाँ से? आउटसाइड से इनसाइड, वहाँ पर विथ मोशन, ये वाली बात भी ध्यान रखना है, विथ मोशन, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है इनटू और ऑनटू मोशन के लिए आते हैं। इनटू और ऑनटू दोनों मोशन के लिए आते हैं। एक और चीज़, किसी का अपोजिट होता है आउट ऑफ। अब मान लो ये घर से बाहर आ जाए, है ना? ये, अब इसी के लिए यूज़ करोगे आउट ऑफ। तो इनटू इनसाइड के लिए इनटू, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है तो इनटू, एंड इनसाइड से आउटसाइड आ रहा है तो आउट ऑफ। पॉइंट क्लियर हो गया? ऑनटू का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है कि ये कोई सरफेस है,
यहाँ पर कोई पर्सन है और ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ऐसे, सिंपली ऊपर जंप कर रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू का एग्ज़ाम्पल है, ऑन टू का एग्ज़ाम्पल है ना? जैसे मैंने कहा ये देखो साउथ का हीरो है, बॉलीवुड के हीरो की बस की बात नहीं है, साउथ वाले ही कर पाते हैं। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है, वो काम करना बंद कर देता है इनके साथ, है ना? अब ये मान लो क्या कर रहा है, ये कि ये व्यक्ति है, ये कि ये देखो हीरो है, तो यहाँ पर विलेन है और ये इसको ऐसे जंप करके ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। एक ही सरफेस पर बस ऊपर ही जाना ऐसे, ये क्या होता है ऊपर जंप करना ऐसे। ये ऑन टू का एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, ये रूफ पर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ये इसके लिए क्या यूज़ करोगे, ऑन टू का यूज़ करोगे। इंटर के साथ वो प्लेस वाला समझे थे हम, प्लेस होगा तो इनटू का यूज़ नहीं करोगे। इनटू यहाँ पर इनटू रॉन्ग हो जाएगा। इंटर इनटू एग्रीमेंट, डिबेट, मीटिंग ये सब करेक्ट हो जाएगा। द कैट जंप्ड इनटू द वेल। ही केम द रूम टू सी हू इज़ नॉकिंग द डोर। तो ही केम आउट ऑफ द रूम, बाहर आया, कौन नॉक कर रहा है ये पता करना। ही एंटर्ड माय ऑफिस। दे रस्ट, रस्ट का मतलब दौड़ते हुए, इनटू इनटू माय रूम। आई थ्रू अ बकेट इनटू द पॉन्ड, इनटू द पॉन्ड ये बन जाएगा। आई थ्रू अ बकेट इनटू द पॉन्ड। होप सो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। सर इनटू समझ में आ गया, ये समझ में आ गया इनटू, और आपको समझ में आ गया सर अनटू। दोनों मोशन के लिए आते हैं। हालाँकि प्रपोज़िशन को पढ़ने का एक और एस्पेक्ट है, जहाँ पर हम अलग-अलग करके पढ़ते हैं। इमोशन वाले अलग, है ना? सब अलग-अलग कैटेगराइज़, टाइम वाले बिल्कुल अलग, प्लेस वाले बिल्कुल अलग, मीन्स वाले अलग, है ना? तो ये सब डिवाइड करके फिर हम पढ़ते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रपोज़िशन दैट विल बी ओवर, अंडर, अबव, बिलो। ओवर का मतलब ऊपर, अंडर मीन नीचे, अबव ऊपर, बिलो नीचे। अब वर्टिकल होने पर ओवर अंडर आता है और वर्टिकल ना होने पर एबव या बिलो आता है। अब ये वर्टिकल क्या है थोड़ा समझना है हमें। मैंने कहा ये देखो बचपन में आपने बहुत गाया होगा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोती है, जो भी कौवा ये है। और यहाँ पर बेबी लेटा हुआ है। कैसे लेटाऊँ मैं बेबी को? ये ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सो। अब ये वर्टिकल है, एडजेक्ट है, एडजेक्ट ऊपर है देखो। यहाँ पर ओवर आएगा और इसके लिए अंडर आएगा, है ना? लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ यहाँ पर है ए, बी यहाँ पर है या यहाँ पर है सी, एक्यूरेट वर्टिकली नहीं है। ओके, एक्यूरेट वर्टिकली मान लो ये डी है, तो डी के लिए ओवर लगाओगे, ए के लिए अंडर आ जाएगा। लेकिन बी के रेफरेंस में बात करोगे या सी के रेफरेंस में, इनके लिए फिर यूज़ करेंगे एबव, एबव। फिर जो ये वाला टर्म है ये बिलो हो जाएगा। ये वाली बात समझना। तो वर्टिकल होने पर ओवर अंडर, वर्टिकल ना हो तो फिर उस केस में एबव और बिलो। ये तो पहला तो समझ में आ गया, वर्टिकल है या वर्टिकल नहीं है। जैसे मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, क्या आप वर्ड में कहीं पर चले जाइए, ये जो स्काई है ये हमेशा आपके वर्टिकल ही रहने वाला है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, देयर इज़ द स्काई ओवर आवर हेड्स। जैसे कहा जाए कि जब समर का टाइम होता है, गर्मियों का समय होता है, उन दिनों पर जो सूर्य होता है बिल्कुल वर्टिकल आ जाता है हमारे, तभी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना? ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप। तो पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो, ओवर जो है अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना? और ये कंट्रोल और कमांड ओवर, कंट्रोल और कमांड के साथ भी हम क्या करते हैं, ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अधिकार में ले लेना, टेक कंट्रोल ऑफ। ये 2 फ्रेजेज़ याद रखना, कमांड के साथ या कंट्रोल के साथ हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो होप सो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नाउ मूव टू, अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द सन शाइन आवर हेड्स इन समर, और समर में कैसे शाइन करता है, ओवर आवर हेड्स, हमारे सर के ठीक ऊपर होता है सन। देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, वी आर सिटिंग अंडर द रूफ। देयर इज द स्काई ओवर आवर हेड्स, अ क्लिप इज हैंगिंग ओवर द रिवर।
ये कुछ ऐसे ऐसे हैंग कर रही है, रिवर का एडजेक्टिव वर्टिकल है। द मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। द मैन वाज स्लीपिंग द शेड ऑफ अ ट्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इस बात को समझना, मैंने कहा ये कोई ट्री है, लेट्स सपोज कि ये कोई ट्री है और यहाँ पर कोई व्यक्ति सो रहा है। आपने कहा अंडर द ट्री, कहाँ पर सो रहा है? अंडर द ट्री। लेकिन कह रहा है द ट्री, लिखता तो ठीक है, ये लिख रहा है शेड ऑफ अ ट्री। पेड़ की छाया के नीचे नहीं कह पाओगे ना। अब पेड़ की छाया की अपनी पेरीफेरी होगी और उस पेरीफेरी के अंदर कहीं सो रहा है ये। यहाँ पर इन आएगा, इन द शेड ऑफ अ ट्री। जैसे कहा जाए मैनी बर्ड्स आर लिविंग इन दिस ट्री। आई केप्ट अ ब्लैंकेट द स्लीपिंग बेबी ओवर। अब ओवर का एक और यूज है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया मैंने, समझना कि ओवर का एक यूज ये भी होता है कि जब ऊपर वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और नीचे वाले का सरफेस एरिया कम हो जाए, वो पूरा कवर कर ले नीचे वाले, तो इस केस में ऊपर वाले के लिए ओवर का यूज करते हैं। जैसे द मदर हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर चिल्ड्रन। माँ का अपने बच्चों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। द फ्यूल प्राइसेस आर इट्स हाईएस्ट लेवल। अच्छा यहाँ पर चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एबव आएगा या फिर ओवर आएगा। और एक पॉइंट जो आई फॉरगॉट टू डिस्क्राइब, वो ये है कि लेवल जब आप बताओगे, लेवल सबके निकलेंगे, याद है? हैं? तो अगर आप लेवल बता रहे होगे तो एबव और बिलो का यूज करोगे। आपने कहा फ्यूल प्राइसेस, अब ये लेवल की बात करें, द कैंडिडेट हु इज एबव 40 ईयर्स या ओवर 40 ईयर्स, ये वाला आपको डिफाइन करना है। एबव आएगा या ओवर आएगा ये आपको बता। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत माइंड ब्लोइंग टर्म है, वो है अक्रॉस एंड थ्रू, है ना? इसके बारे में पढ़ते हैं। सर अक्रॉस कहाँ पर आता है एंड थ्रू कहाँ पर आता है? तो देखो अक्रॉस के दो मीनिंग होते हैं। अक्रॉस के दो मीनिंग कौन-कौन से होते हैं? फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक ओर से दूसरी ओर। पहला मीनिंग ये हो गया फ्रॉम वन साइड टू अनदर। दूसरा हो गया ऑन द अपोजिट साइड, एक ओर से दूसरी ओर, पहला मीनिंग। दूसरा ऑन द अपोजिट साइड। मैं समझाता हूँ कैसे, देखो मैंने कहा मान लो सपोज दैट ये कोई रिवर है, कोई रिवर है ना? कोई रिवर है। मैंने कहा एक व्यक्ति यहाँ पर था और ये इसको तैर करके यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? अक्रॉस आएगा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, सही है? लेकिन मैंने कहा एक दूसरा फिगर मैं बना रहा हूँ आपको। मैंने कहा लेट्स सपोज ये कोई पर्सन है यहाँ पर, और यहाँ पर बोट है और ये कह रहा है नदी के उस पार बोट है। अब यहाँ पर भी आप अक्रॉस लगाओगे, बट यहाँ पर अक्रॉस का मतलब ये नहीं है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यहाँ पर है ऑन द अपोजिट साइड, नदी के दूसरी तरफ, दूसरी ओर। तो ये दो मीनिंग होते हैं, ये अक्रॉस के दो मीनिंग है। और जो मीनिंग अक्रॉस का पहला वाला है वही सेम मीनिंग थ्रू का होता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक ओर से दूसरी ओर। लेकिन ये अक्रॉस और थ्रू में फिर डिफरेंस आ जाता है। ये फिगर कुछ ऐसे बन जाता है कि यहाँ से कोई चीज़ इंटर हो रही है, यहाँ से एग्जिट हो रही है। अब यहाँ पर यूज करोगे थ्रू, यहाँ पर यूज करोगे आप थ्रू का। यहाँ से कोई चीज़ इंटर हो रही है, यहाँ से कोई चीज़ एग्जिट हो रही है। जैसे आपने कहा पाइप है और पाइप से क्या है, वाटर यहाँ से इंटर हो रही है, वाटर यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। अब आप कहोगे वाटर इज रनिंग थ्रू द पाइप, जो पानी है वो होकर के जा रहा है, किससे होकर के जा रहा है? पाइप से। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, ये जो अक्रॉस है ये 2D फिगर के साथ आप यूज, जो थ्रू है ये 3D फिगर के साथ आप यूज। जैसे इसमें LBS तीनों पॉसिबल हैं, LBS तीनों पॉसिबल है। आप क्या लगाओगे? यहाँ पर थ्रू लगा रहे हो, और जहाँ पर LBS तीनों पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर आप क्या लगाएँ? वहाँ पर आप अक्रॉस लगाएँ। गॉट इट? जैसे मान लो कोई टनल है, टनल से कोई ट्रेन होकर के गुजर रही है, आप थ्रू का यूज़ करोगे।
एक फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। मीनिंग होता है मीट बाय चांस और इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ क्या करेगा ये सडनली लगा देगा। सडनली अचानक मिलना इसका मीनिंग होता है। विथ का यूज़ कर देगा। तो ना सडनली लगाओगे और ना ही विथ लगाओगे। कम अक्रॉस के साथ ना तो आप सडनली का यूज़ करोगे और ना ही आप विथ का यूज़ करोगे। है ना? रन अक्रॉस सेम वही कहानी मीट बाय चांस। रन इंटू फेस डिफिकल्टीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना, पिछले वाले में मैंने बताया नहीं। पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के विचार करना, थिंक ओवर। अब ये कह रहा है यू शुड पॉन्डर ओवर योर फ्यूचर, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। द न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर। ही swam across the river. He swam across the river in only 5 minutes. Only in 5 minutes. Water is running through the pipe. Through the pipe. There is a bridge, the river. यहाँ पर आ जाएगा ओवर द रिवर। अब ये ब्रिज जो है वो एक्चुअली वर्टिकल है रिवर के। मान लीजिए सपोज दैट रिवर है और रिवर के एक्चुअल वर्टिकल बना हुआ है ये बन जाएगा देयर इज अ रिवर ओवर द रिवर। हालांकि यहाँ पर अक्रॉस भी यूज कर सकते हो, लेकिन अक्रॉस ज़्यादा अच्छा होता। अ ब्रिज लाइज इन द ब्लैंक द रिवर, वहाँ पर अक्रॉस ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। हालांकि दोनों टर्म आप यूज कर सकते हो। देयर वॉज अ ह्यूज ट्रॉफिक द रोड। हालांकि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। देयर वॉज अ ह्यूज ट्रॉफिक द रोड, ये वाला सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसको आप स्किप करिएगा। द मेट्रो ट्रेन इज रनिंग थ्रू द टनल। अच्छा एक और बात मुझे बतानी थी, है क्या? ब्रिज लाइज। अब ये बताओ यहाँ क्या बेहतर होगा, ओवर बेहतर होगा या क्रॉस? हालांकि यूज कर लोगे आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना? अब एक और पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, जैसे फॉरेस्ट से होकर के कोई व्यक्ति गुजर रहा है, मार्केट से होकर गुजर रहा है, तो वहां पर भी आप थ्रू लगा लेते हो। ही वेंट थ्रू दी डेंस फॉरेस्ट, ऐसे आप यूज करते हो। अब एक टर्म और आता है जिसके बारे में बात करते हैं। ये आज का लास्ट टर्म होगा, इसके बाद जो पॉइंट रिमेनिंग होगा वो नेक्स्ट टर्म पर हम लोग कवर अप करेंगे। टू जो है ये डेस्टिनेशन, कुछ और टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। टू है, फॉर है, फ्रॉम है, टूवर्ड्स है, ऑफ है, ऑफ है। ये जो टू है ये डेस्टिनेशन बताता है। डेस्टिनेशन बच्चा, ये आपको कहाँ जाना है। जैसे पर्सन है ना? और ये रेलवे स्टेशन जा रहा है। रेलवे स्टेशन इसका डेस्टिनेशन है। ये मुंबई जा रहा है, मुंबई इसका डेस्टिनेशन है। ठीक है। फॉर बताता है पर्पज, उद्देश्य, है ना? हालांकि ये टाइम भी बताता है। अभी लास्ट टर्म पर हम लोगों ने कंजक्शन में डिस्कस किया था इसको। वो जो मीनिंग निकालते हो के लिए, वो पर्पज के केस में आता है। मीनिंग वाई, एक और टर्म यहाँ पर आप जब भी वाई से आंसर मिल जाए, वहां पर आप फॉर का यूज करें। फ्रॉम सेपरेशन के लिए यूज करते हो आप, सेपरेशन के लिए यूज करते हो, अलग होने। अच्छा सेपरेशन के लिए ऑफ भी आता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, फ्रॉम जो है वो एक प्रपोजिशन है, जबकि ये जो ऑफ जो है ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ये आपका एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ये आपका प्रपोजिशन भी होता है, अलग अलग टर्म। हालांकि मैं डिटेल में इसको बताऊंगा आपको बाद में। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब ये डायरेक्शन है। अब देखो डेस्टिनेशन और डायरेक्शन में डिफरेंस होता है। डेस्टिनेशन में आपके पास एक फाइनल पॉइंट होता है, जबकि जो डायरेक्शन है उसमें फाइनल पॉइंट नहीं होता। मैंने कहा इतना कहा, मैंने कहा एक व्यक्ति पूर्व, जो पूर्व दिशा में जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर उसके पास फाइनल पॉइंट नहीं है ना? ये टूवर्ड्स का एग्जाम्पल है। कोई बच्चा अपने पिता की तरफ दौड़ा, ये टूवर्ड्स है। कोई स्नैक मेरी तरफ आ रहा है, आपने कहा ये टूवर्ड्स है। अब आप कहोगे कि सर हो सकता है मान लो मम्मी को डस नहीं आ रहा हो तब,
डेस्टिनेशन तो हम ही बन गए। देखो पॉइंट समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, एग्ज़ाम्पल्स करते हैं। ही इज़ गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। ही वाज़ कमिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हालाँकि टू भी लगा सकते हो। अब आप एक बात समझो, कि फ्रॉम बताता है सेपरेशन, टू बताता है डेस्टिनेशन। तो अगर ये कह रहे हो कि वो पोस्ट ऑफिस आ रहा है, अगर आप ये कह रहे हो कि वो पोस्ट ऑफिस आ रहा है, तो फिर उस केस में क्या आएगा? टू आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि वो पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, तो फिर फ्रॉम आ जाएगा। ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा। ही कम्स ही कम्स फ्रॉम अ ये कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। कम्स ऑफ मतलब बिलॉन्ग करना। जैसे बिलॉन्ग के साथ टू का यूज़ करते हो आप, बिलॉन्ग टू। वैसे कम्स ऑफ। ही जम्प्ड द रूफ ऑफ हिज बिल्डिंग। फ्रॉम का यूज़ कर सकते हो। अ स्नैक इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी। ये मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा, जैसे ऑफ कुछ लोगों को डाउट हो सकता है यहाँ पर हो कि ऑफ। अगले वाले सेगमेंट में ये डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसके एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा मैंने कलेक्ट नहीं किए हैं। आई मीन वो डिफाइन ही नहीं किए मैंने, ठीक है? तो नेक्स्ट टर्न पर यहीं से पिक करेंगे और आगे कैरी ऑन करेंगे। अ चाइल्ड रैन टुवर्ड्स द मेन गेट। ही लेफ्ट फॉर मुंबई। एक चीज़ और याद रखना है, जैसे टू डेस्टिनेशन अच्छा ऑफ छूट गया, ऑफ पोज़ीशन बताता है। पोज़ीशन मतलब होता है अधिकार, ओनरशिप। और याद रखना जब भी हुज का ये 2 टर्म तो आप सिंपली इनको लर्न कर सकते हो। जब भी हुज लगने से आंसर आए तो ऑफ, जब भी व्हाई लगने से आंसर आए तो फॉर, है ना? ये 2 टर्म तो सिंपली आप याद रखो। जैसे कहा जाए वह अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली, पहले तो वेंट टू आ गया। फॉर सपोर्टिंग हिज फ्रेंड्स। एक और टर्म यहाँ से आप समझ सकते हो कि फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनाते हैं। फ्रॉम बताता है सेपरेशन, टू बताता है डेस्टिनेशन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इन दोनों का पेयर बनता है फ्रॉम के साथ टू का। अ चाइल्ड रैन टुवर्ड्स हिज फादर। हाँ, ये मैं बता रहा था, देखो सॉरी आई फॉरगॉट। ये टू जो है ये डेस्टिनेशन बताता है। यही काम कई बार हम लीव फॉर के साथ कर देते हैं। गो के साथ तो टू का यूज़ करोगे, गो टू डेस्टिनेशन, बट यही काम हम लीव फॉर से कर लेते हैं। ये जो लिख रहा है अगर लीव वर्ब है तो फिर वहाँ पर आपको टू का यूज़ नहीं करना है। गो है या कम है, वहाँ तो टू आप यूज़ कर सकते हो, है ना? लेकिन अगर मान लिया लीव वर्ब है तो फिर आप फॉर के साथ जाओ, लेफ्ट फॉर। जैसे ये स्टेटमेंट है, ही लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट संडे। दिस इज द कार ऑफ मिस्टर वर्मा। ये मिस्टर वर्मा की कार है। ये पूरा सेगमेंट था। होप सो एक और टर्म है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। ही फेल ऑफ द लैडर। यहाँ पर ऑफ आएगा, ओ डबल एफ। अ मैन इज गोइंग टू द नॉर्थ। सॉरी टूवर्ड्स द नॉर्थ आएगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट नहीं है ना, टूवर्ड्स द नॉर्थ। मैनी पिलग्रिम्स आर कमिंग प्रयागराज टू टेक अ हॉलीडे इन द गंगा। बहुत सारे जो पिलग्रिम्स है, पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री, वो प्रयागराज आ रहे हैं या प्रयागराज से आ रहे हैं, ये आपको डिफाइन करना है। बहुत सारे जो पिलग्रिम्स हैं, अब आगे वो कंटेक्स्ट क्लियर कर रहा है, कह रहा है हॉलीडे लेने आ रहे हैं गंगा में, गंगा प्रयागराज में है, इसका मतलब ये प्रयागराज आ रहे हैं, टू आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। वन मोर थिंग कि बिटवीन का यूज हम टू के लिए करते हैं, अमंग का यूज मोर देन टू, अमंग्स का यूज मोर देन टू। तो बिटवीन दो के लिए, अमंग मोर देन टू के लिए, अमंगस्ट मोर देन टू के लिए। ये अंतर आता है वॉवेल और कंसोनेंट का। दोनों मोर देन टू के लिए आता है, बट वॉवेल और कंसोनेंट का डिफरेंसेस हो। बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हो, बिटवीन के साथ ईच या एवरी का यूज हमें नहीं करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, बिटवीन का यूज मोर देन टू के लिए कर सकते हैं। बिटवीन कैन बी यूज फॉर मोर देन टू। तब वेन एवर जब कोई ट्रीटी दी गई हो,
जब कोई एक्सरसाइज़ दी गई हो, ट्रीटी है, एक्सरसाइज़ है या फिर मान लो कोई बायलैटरल सीरीज़ है, कोई मैच है, इन केसेस में आप यूज़ कर सकते हो। अब इनमें देखो ज़रा 5 बुक्स, 5 बॉयज़ सॉरी। अब इन टर्म को केवल आपको करेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं। आपने कहा बिटवीन 5 बॉयज़, 5 लगा है तो बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आएगा। 2 है तो बिटवीन आना चाहिए, ये गलत हो गया। अमंग अस, यहाँ पर यू है, यहाँ पर अमंगस्ट आना चाहिए था, है ना? ये अमंगस्ट नहीं आएगा, अमंग आएगा क्योंकि देम ई का साउंड है। बिटवीन ईच एंड एवरी, ईच एवरी आपको रिमूव करना पड़ेगा। बिटवीन मैन एंड वीमेन, बिटवीन अस ये करेक्ट है और बिटवीन देम ये करेक्ट है। अच्छा, इसमें भी डाउट हो सकता है आपको ना कि बिटवीन देम या बिटवीन अस क्यों करेक्ट है? यूजुअली जो वी है, जो प्रोनाउन है, यूजुअली हम मोर देन 2 के लिए यूज़ करते हैं। बट वी कैन आल्सो यूज़ फॉर 2, थिंक अबाउट इट। सिंपली भाई ये भी तो कर सकते हैं ना, मोर देन 2 या 2 के लिए, है ना? तो दैट इज़ व्हाई ये बिटवीन अस करेक्ट है, दैट इज़ व्हाई वो बिटवीन देम करेक्ट है। बट यहाँ पर जो अस है या देम है वो 2 लोगों को डिफाइन कर चलिए, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन और इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सेकंड आपको जल्दी मिलेगा, ना? चलिए, फिर उसके बाद हम लोग फिक्स्ड प्रपोज़िशन की तरफ मूव ऑन कर जाएँगे। एक चीज़ और कि क्लोज़ टेस्ट एक्चुअली मैं तो वैसे पीवाईक्यूज़ वाले करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से करा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर के जो आंसर हैं वही मैं पिक कर रहा हूँ। बट आप आई थिंक, यू थिंक, मी थिंक इसका ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा। अब मैं क्या ही कहूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल मैंने क्लोज़ टेस्ट को पॉज़ किया हुआ है। दैट्स इट, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। मेरे समझ नहीं आती बात, जब वो जो आंसर्स एसएससी ने डिफाइन किए वही आंसर्स मैं कराता हूँ, फिर भी वो 4 आकर के बताएँगे, सर आई थिंक, सर मी थिंक, सर यू थिंक। चलिए कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू, जय हिंद।